तो यार आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर में पूछे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का डेरिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ये पेपर में 5 नंबर का पूछा जाता है। और इस डेरिवेशन को ज्यादातर स्टूडेंट बहुत हार्ड डेरिवेशन, बहुत कठिन डेरिवेशन भी समझते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो को, आज की इस क्लास को देखने के बाद ना भाई आप खुद कहोगे यार ये डेरिवेशन तो एकदम आसान है। और इस डेरिवेशन को देखने के बाद ये जो 5 नंबर है ये भी आपके बहुत आसान तरीके से पक्के होने वाले। तो बस आपको करना क्या, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। बहुत आसान तरीके से आप शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का डेरिवेशन आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, तो बस वीडियो को आखिर तक देखते रहना, एकदम आसान है डेरिवेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो हमें करना क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का डेरिवेशन निकालना, मतलब वेग स्थिरांक का सूत्र निकालना है। तो देखो अगर बात करें, इससे पहले हमने आपको समझा दिया था कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। इतनी बात आपने समझी है अगर, तो आप इस डेरिवेशन को अच्छे से देख लोगे। जिसने नहीं समझा वो लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो। देखो अगर बात करें, जो वेग व्यंजक होता है, वेग व्यंजक इस टाइप से होता है। वेग व्यंजक होता है dx अपॉन dt इक्वल टू k a की पावर x b की पावर y। ये इसे बोला जाता है वेग व्यंजक या वेग समीकरण भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे dx अपॉन dt को क्या बोला जाता है, dx अपॉन dt होता है अभिक्रिया का वेग। dx अपॉन dt क्या होता है, अभिक्रिया का वेग। ठीक है, अभिक्रिया के वेग की परिभाषा क्या है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे में परिवर्तन में लगा समय। तो यहाँ पे बात करें dx क्या है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, dt क्या है, समय में परिवर्तन। तो ये जो dx अपॉन dt का अनुपात है ये अभिक्रिया का वेग कहलाता है। बात करें यहाँ पे k क्या है, k को बोला जाता है वेग स्थिरांक। ठीक है, k को वेग स्थिरांक बोला जाता है। यहाँ पे a और b क्या है, a और b जो है ये अभिकारक की सांद्रताएं हैं। a और b क्या है, अभिकारक की सांद्रताएं। ये तब अभिकारक की सांद्रता है जब अभिकारक मान लो आपके पास 2 है, 2 अभिकारक होगी, इसलिए यहाँ पे 2 सांद्रताएं a और b ली गई है। ठीक है, x और y क्या है, x और y जो ये अभिकारक की सांद्रताएं हैं इन्हीं की घातें हैं। क्या है, घात है। ये a और b की घात है आपका x और y। अगर अभिक्रिया की कोटि निकालनी पड़ती है तो हम करते क्या है, कोटि निकालने के लिए ये जो अभिकारक की घातें x और y है इन्हीं को आपस में जोड़ देते हैं, तो जो x प्लस y आता है यही इसकी कोटि होती है। ठीक है, तो एकदम शॉर्ट फॉर्म में हमने आपको कोटि के बारे में समझाया। ठीक है, कोटि कैसे निकलती है, जो अभिकारक की सांद्रताएं होती हैं उनकी घातों को अगर आप जोड़ देते हो तो आपको अभिक्रिया की कोटि मिल जाती है। एकदम सिंपल सी बात जो हमने इसके पहले वीडियो पे आपको समझा भी दिया था। ठीक है, अब बात करें हमें शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए निकालना है। शून्य कोटि का मतलब है जिसमें कोटि क्या होगी, शून्य होगी। शून्य का मतलब 0 होगी। ठीक है, तो 0 कोटि के लिए हमें निकालना है। तो यहाँ पे बात करते हैं, अगर देखो कोई भी अभिक्रिया होती है, ध्यान से समझना, डेरिवेशन अब हो रहा है यहाँ से। अगर मान लो कोई भी अभिक्रिया होती है तो कोई भी अभिक्रिया, जैसे मान लो आपको एक उदाहरण दे, जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन जिससे क्या बनता है, अमोनिया NH3 बनता है। ठीक है, अगर इस रिएक्शन को बैलेंस किया जाए तो यहाँ पे 2 का गुणा हो जाता है, यहाँ पे 3 का गुणा हो जाता है। तो ये एक प्रकार की अभिक्रिया है। जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें जो इधर के होते हैं इन्हें बोला जाता है अभिकारक। जो इधर के मतलब अणु होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, अभिकारक अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक अणु बोलते हैं। ठीक है, इन्हें बोला जाता है अभिकारक। और जब अभिकारक आपस में मिलते हैं, क्रिया करते हैं, तो इधर क्या बनता है, उत्पाद बनता है। ये क्या बनता है, उत्पाद बनता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई। मान लो ये आपका क्या है, ये आपके पास कोई मान लो अभिकारक है, 2 अभिकारक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इधर आपका क्या बना, NH3 जो बना, उत्पाद बना। मतलब कोई भी अभिक्रिया होगी उसमें अभिकारक होगा, अभिकारक के मिलने से आपका क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। इतनी बात आपको समझनी है। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ से, ध्यान से समझो, अगर आपका मान लो अभिकारक क्या हो, अगर हम मान ले कि अभिकारक हमारे पास कोई अभिकारक है A। ठीक है, A है हमारे पास अभिकारक जिससे क्या बनता है, उत्पाद बनता है। हमारे पास इस बार एक ही अभिकारक है, एक ही अभिकारक A है जिससे उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो इसके लिए जो वेग व्यंजक हो जाएगा, वेग जो होगा, यहाँ से लिखते हैं देखो, वेग जो हो जाएगा वो समानुपाती हो जाएगा इसी अभिकारक के। अभिकारक क्या है, A, तो इसी अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता को लिखने के लिए इस टाइप से बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। तो वेग समानुपाती हो जाएगा इस अभिकारक की सांद्रता के। ये क्या है, A की सांद्रता, A क्या है, अभिकारक, और इसकी कुछ घात भी होगी जो कि कोटि के रूप में आएगी। यहाँ पे जब एक ही अभिकारक होगा तो इसकी घात मान लेते हैं y। ठीक है, अभी जो बताया था उसमें मान लो आपके पास 2 अभिकारक A प्लस B है जिससे आपका क्या बनता है, उत्पाद बनता है। ठीक है, तब आपका ये वाला फॉर्मूला आया था dx अपॉन dt समानुपाती या बराबर करके k a की पावर x
बी की पावर वाई। जब दो अभिकारक होते हैं तब इस टाइप से लिखते हैं, लेकिन जब अभिकारक एक ही होता है तो हम उसे लिखेंगे वेग समानुपाती ए की पावर वाई। अब वेग को हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt जो हो जाएगा समानुपाती हो जाएगा ए की पावर वाई की। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अगर यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, तब यहाँ से हो जाता है dx अपॉन dt बराबर एक नियतांक आता है जो कि होता है k, तो k आ जाता है k ए की पावर y। जहां हम लोग k को क्या बोलते हैं लिख सकते हो, चाहे तो आगे लिख दो। जहां k को हम लोग बोलते हैं वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी पे वेग स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो dx अपॉन dt आया k ए की पावर y। यहाँ पे y क्या दर्शाएगा, इसकी घात को। अब जब एक ही आपका अभिकारक है तो जो इसकी घात हो जाएगी वही इसकी कोटि हो जाएगी। यहाँ पे दो अभिकारक हैं तो x और y को आपस में जोड़ा जाएगा, तो जो जोड़ के आएगी वैल्यू वो इसकी कोटि होगी। लेकिन जब अभिकारक एक है तो ये जो y है यही अभिक्रिया की कोटि होगी। तो यहाँ से किस कोटि की बात करनी है, शून्य कोटि की। तो यहाँ से लिखना है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। जब कोटि शून्य होगी, जब अभिक्रिया की कोटि शून्य होगी, तब मतलब आपका जो y की वैल्यू होगी या कोटि की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब जब कोटि की वैल्यू जीरो तो हम यहाँ से y की जगह क्या रखेंगे, जीरो। तो यहाँ पर से आगे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt बराबर ये k आपका वेग स्थिरांक है, यहाँ से अभिकारक की सांद्रता a और y जो कोटि का कार्य करेगा उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। इतना समझ में आया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। dx अपॉन dt बराबर k a की पावर जीरो। अब यहाँ से अगर हम इसे हल करें तो dx अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt बराबर हो जाएगा k। अब अगर a की पावर जीरो, देखो किसी की भी पावर जीरो, जैसे 1 की पावर जीरो हो तब भी उसे आपको 1 लिखना है। अगर 100 की पावर आपको जीरो मिल जाए तब भी आपको उसे 1 लिखना है। मतलब किसी भी संख्या की अगर घात शून्य है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। जैसे यहाँ पे a की पावर जीरो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसकी जगह क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, dx अपॉन dt बराबर k इंटू 1, 1 किसकी वैल्यू, a की पावर जीरो की। ठीक है, इधर वाला हम इरेज कर देते हैं, ये केवल आपको समझाने के लिए था। आप देखो इसका डेरिवेशन आगे कैसे होगा, यहाँ से समझते हैं आगे से। ठीक है, यहाँ से आया dx अपॉन dt बराबर k इंटू 1। ठीक है, k इंटू 1 है तो k इंटू 1 करोगे तो k आ जाएगा। ठीक है, dx अपॉन dt बराबर k। अब क्या करें, अगर देखो dt यहाँ पे भाग पे नीचे, अगर इसे उधर भेज दे तो गुणे पे चला जाएगा, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, इस dt का उधर भेज देंगे तो k इंटू dt। ध्यान से देख लो, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। ये dt जो नीचे था उधर चला गया तो k के साथ गुणा हो गया, तो dx बराबर k इंटू dt। इसे हम लोग मान लेते हैं कौन सा समीकरण, मान लेते हैं समीकरण नंबर पहला। इतने तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, dx बराबर k इंटू dt आ गया। अब जो ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक आता है, इस वेग स्थिरांक के व्यंजक को हम लोग बोलते हैं समाकलित समीकरण। ये समाकलन के रूप में आता है, तो इसलिए आपको इसका समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे समाकलन करने पर क्या करेंगे, हम लोग इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर जब इसका समाकलन होगा तो आपके पास आपका सूत्र आ जाएगा। देखो कैसे, दोनों पक्षों में आपको इस टाइप से समाकलन का चिन्ह पता है ना, ऐसे बनता है, तो ऐसे दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह बना लेना है। देखो ब्लू से ही लिखे। ठीक है, यहाँ से समाकलन का चिन्ह, ये dx है तो dx, उधर हो जाएगा समाकलन का चिन्ह k इंटू dt। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ समाकलन लगा दिया गया है। समाकलन dx बराबर समाकलन k इंटू dt। अब इसे हल करेंगे तो समाकलन dx बराबर, देखो यहाँ पे k एक नियतांक है जो कि वेग स्थिरांक था, तो k क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, तो इसे बाहर ले लो, k इंटू समाकलन dt। इतना हो गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, समाकलन dx बराबर k इंटू समाकलन dt। अब आपको एक फॉर्मूला समाकलन का पता होना चाहिए, लिख देते हैं यहाँ से। चूंकि जब समाकलन dx होता है तो हम उसको लिख देते हैं x, और एक नियतांक यहाँ पे आता है x प्लस c होता है। ठीक है, ध्यान से समझो, अगर आप समाकलन करोगे dx का तो उसकी जगह आपको क्या लिखना है, x। ठीक है, मतलब समाकलन dx बराबर होता है x, और c यहाँ पे एक कांस्टेंट के रूप में आता है, एक नियतांक के रूप में। तो अगर यहाँ पे समाकलन dx लिखा हुआ है तो समाकलन dx को आप क्या लिख सकते हो, x लिख दो। ठीक है, और जब दो जगह समाकलन लगाओ तो अभी c न लिख के लास्ट में एक बार में c लिखना है। ठीक है, तो समाकलन dx को x लिखा बराबर k इंटू, अब जो समाकलन dt इसको क्या लिखेंगे, देखो जब समाकलन dx था तो यहाँ पे जब x है तो यहाँ पे x लिखते हैं। उसी तरह जब समाकलन dt अगर यहाँ पे t है तो हम इसको क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। t लिख दिया, ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। यहाँ पे समाकलन dx था तो dx है, इसलिए x का समाकलन x आएगा, मतलब dx का समाकलन x आएगा।
वैसे ही dt का समाकलन क्या आएगा t। अब एक बार c इसकी जगह लिखते हैं क्योंकि इसमें भी प्लस का c आएगा, इसमें भी प्लस का c आएगा, तो c एक नियतांक ही होता है। तो आपको बार बार ना लिख के केवल लास्ट में जब पूरा समाकलन हो जाए तो लास्ट में c लिख देना प्लस की जगह, ठीक है। तो x बराबर k इंटू टी प्लस सी, इतना चीज आ चुका है। देखो समाकलन dx का समाकलन x आया, के बाहर था, समाकलन dt का t आया, बाद में c क्या आया, एक नियतांक के रूप में। इसे मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आपको इस c का मान निकालना पड़ेगा। c का मान कैसे निकलेगा समझते हैं, आगे देखो। अब इस c का मान कैसे निकलेगा वो समझो, ठीक है। c का मान निकालने के लिए यदि हम मान लेते हैं, यदि हमारे पास समय जो हो, ध्यान समझना, यदि समय t बराबर 0, अगर समय 0 हो, समय 0 का मतलब अगर कोई भी अभिक्रिया है, अगर समय 0 है तो मतलब वो अभिक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। अगर 0 समय है, 0 समय का मतलब कोई चीज अभी शुरू नहीं हुआ, समय स्टार्ट रहेंगे ना, तो समय अभी 0 है मतलब आपका अभिक्रिया स्टार्ट नहीं है। तो जब समय 0 होगा तो अभिकारक की जो सांद्रता x होगी वो भी क्या होगी, 0 होगी। x यहाँ पे जो है ये अभिकारक की सांद्रता है, ठीक है। dx क्या था, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, dt क्या था, अभिकारक समय में परिवर्तन, dx था सांद्रता में परिवर्तन, dt था समय में परिवर्तन। तो x अभिकारक की सांद्रता, जब t का मान जब समय 0 होगा तो अभिकारक की सांद्रता जो x होगी वो भी 0 होगी। अब इस t बराबर 0 और x बराबर 0 को यहाँ पे रख देते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, ठीक है। समीकरण 2 में अब क्या हो जाएगा, यहाँ से जो x बराबर, देखो x की जगह भी आपको 0 रखना और t की जगह भी 0, तो x की जगह 0 रखो तो 0 बराबर k इंटू t की जगह भी 0 रखना है तो 0 रख दो प्लस का c। ध्यान से देखो, x की जगह 0 रखा, t की जगह 0 रखा, प्लस का c। अब c का मान यहाँ से निकालो तो इधर तो 0 है, बराबर k का 0 से गुणा 0 प्लस c। मतलब अगर c की बात करें तो c यहाँ से देखो 0 प्लस c हो जाएगा और c की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो c बराबर हमारे पास मान क्या आ चुका, 0, ठीक है। जब आपने x बराबर 0 t बराबर 0 रखा तो c बराबर भी 0 आया। अब इस c का मान समीकरण 2 में रख दो, तो c का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इस हम क्या करते हैं, c के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 ये है, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो समीकरण 2 में x बराबर k इंटू टी प्लस c की जगह आपको क्या रखना है, ये वाला मान रखना है 0, ठीक है। x बराबर k इंटू टी प्लस c की जगह क्या आ गया, 0। तो यहाँ से हल करोगे तो x बराबर क्या आ गया, k इंटू टी, ठीक है। जहाँ x क्या है, x क्या है, अभिकारक की सांद्रता, k क्या है, वेग स्थिरांक, t क्या है, समय। हमें व्यंजक किसका निकालना है, वेग स्थिरांक k का। तो यहाँ से k का मान हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखो जो t इधर गुणे पे अगर इसे इधर भेजो तो भाग में आ जाएगा, तो k का मान आ जाएगा x अपॉन में t। k का मान कितना आ जाएगा, x अपॉन टी, यही आपका समीकरण होता है। देखो सिंपल t गुणे में था, इसे इधर साइड ले लो तो x के बटे में आ जाएगा, k बराबर x अपॉन टी लिख देना। यही शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है, वेग स्थिरांक का व्यंजक है, ठीक है। यही आपका शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है, k बराबर x अपॉन टी, ठीक है। इतना आ जाने के बाद अभी एक चीज और बचता है, शून्य कोटि अभिक्रिया का मात्रक, वो भी अभी समझते हैं, ठीक है। पहले इतना देख लो, k बराबर जो x अपॉन टी आया है, ठीक है। अगर बात करें, एकदम आसान समीकरण आप लोग खुद देख रहे होगे, सिंपल। पहले यहाँ से आपको आना है, जब यहाँ पे y का मान 0 रखोगे, फिर केवल यहाँ पे आपको करना क्या है, समाकलन पे ध्यान देना है और आसानी से आपके पास k बराबर x अपॉन टी आ जाएगा। यही आपका वेग स्थिरांक का व्यंजक है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। 5 नंबर पे पूछा जाता है। इसके बाद आपसे मात्रक भी पूछ लिया जाता है, तो मात्रक को देखो नीचे जगह बची में, यहाँ पे हम आपको मात्रक बता देते हैं, मात्रक कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। मात्रक निकालने के लिए, ठीक है। मात्रक कैसे निकाला जाएगा, मात्रक निकालने की ट्रिक ये है, जैसे आपको मिला dx अपॉन dt समानुपाती a की पावर y, फिर आया dx अपॉन dt बराबर k इंटू a की पावर y। तो यहाँ से लिखते हैं dx अपॉन dt बराबर k a की पावर y। इतनी वैल्यू आपको यहाँ से नोट कर लेनी। देखो dx अपॉन dt बराबर k a की पावर y। इसी से आप शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सभी का मात्रक निकाल सकते हो, ठीक है। अगर देखो जब शून्य कोटि अभिक्रिया की बात होगी तो मतलब कोटि आपको कितनी रखनी है, 0, मतलब y की जगह आपको कितना रखना है, 0। तो यहाँ से जब y की जगह 0 रखोगे तो dx अपॉन dt बराबर k, यहाँ पे y की जगह 0 रखो तो a की पावर 0, ठीक है। a की पावर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो हमें और लिखना पड़ेगा इधर साइड, ठीक है। a की पावर कितना आ जाएगा, 0। अब अगर यहाँ से बात करें a की पावर 0 आपको पता 1 हो जाएगी,
तो यहाँ से कितना हो जाएगा k इंटू ए की पावर 0 की वैल्यू 1, ठीक है, a की पावर 0 की वैल्यू 1। तो मतलब हमारे पास कितना आ गया dx अपॉन dt बराबर k इंटू 1 कितना हो जाएगा k। ध्यान से देखो इतना ही तो आएगा, dx अपॉन dt बराबर k इंटू ए की पावर 0, ये हो जाएगी 1, तो dx अपॉन dt बराबर k, इतनी वैल्यू आई। अब अगर बात करें k का ही तो हमें मात्रक निकालना, मात्रक वेग स्थिरांक का निकालना होता है, ठीक है। तो k का मात्रक निकालना है, तो k का मात्रक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, k बराबर dx अपॉन dt, dx है अभिकारक की सांद्रता, dt है समय। तो सांद्रता का मात्रक बटे समय का मात्रक, देख लो सांद्रता ऊपर है बटे समय, तो सांद्रता का मात्रक बटा समय का मात्रक ही वेग स्थिरांक का मात्रक होगा। तो k की जगह सांद्रता dx का मात्रक क्या होता है, देखो सांद्रता होती है मोलरता के रूप में, मोलरता का मात्रक आपको सांद्रता की जगह लिखना है मोल प्रति लीटर, क्या लिखना है मोल प्रति लीटर, और बटे में dt क्या है समय, समय का मात्रक सेकंड, तो यहाँ से सेकंड हो जाएगा, ठीक है, सेकंड हो जाएगा। तो इसी से आप लोग मात्रक निकाल सकते हो। dx है सांद्रता अभिकारक की, सांद्रता होती है मोल प्रति लीटर में, समय होता है वो सेकंड में, तो मोल प्रति लीटर बटा सेकंड। अगर आप इसे निकालोगे तो k जो हो जाएगा, इसका मात्रक क्या आएगा, मोल आपका ऊपर है तो मोल हो जाएगा, ये प्रति लीटर है मतलब लीटर जब ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स बन जाएगा, और ये जो सेकंड नीचे जब ये भी ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स बन जाएगा। तो यहाँ से वेग स्थिरांक का मात्रक जो आता है शून्य कोटि अपक्रिया के लिए वो आता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसे आप ऐसे इंग्लिश में चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, जगह कम है बोर्ड में थोड़ा, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट करना, ठीक है। इसे ऐसे लिख सकते हो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। इसका मात्रक पूछा जाता है तो आसानी से आप लोग निकाल सकते हो, तो आसानी से आप लोग निकाल सकते हो, देख सकते हो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आया। अगर आप चाहो यहाँ पे प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए निकालना तो कोटि बराबर 1 रख देना, मतलब y की जगह 1 रख के आप लोग आगे प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए भी मात्रक निकाल सकते हो। तो ये सिंपल शून्य कोटि अपक्रिया के लिए मात्रक निकालने का तरीका है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आता है, आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का टॉपिक सबको समझ में होगा। शून्य कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का डेरिवेशन कैसे होता है, उसका मात्रक कैसे निकलता है, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। कहा था ना एकदम आसान है, बस थोड़ा सा समय देना। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और जो लोग नए हो चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से यहाँ पे क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, वहां पे बेहतरीन अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे। अगर आप लोग चाहो तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको अपडेट होती है वहाँ पे मिलती रहती है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे आप नोट कर सकते हो।